हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि सुबह 6 बजे डेली हम लोग मिलते हैं, जहां हम लोग पीआईबी के करंट अफेयर्स और आपके जो सांसद टीवी होते हैं इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम बात करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लेंगे और सेशन को जल्दी से ज्वाइन भी करेंगे और सेशन को शेयर भी करेंगे जल्दी से। और आज हमारे पास में 3 से 4 आर्टिकल है जो कि आज बात करने वाले हैं, और बिल्कुल आपकी प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करने वाले हैं, ताकि आपके प्री और मेंस दोनों का जो एक अच्छा से कॉम्बिनेशन जो हम बात करते हैं ये आपका पूरा कवरेज हो सके। और जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स, और कुछ ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं जो हमें मोटिवेट कर रही हैं कि यस कि थोड़ा सा और भी कुछ अपडेट, कुछ और भी इनोवेट करने की नीड है। ज़्यादा अपडेट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा रिवाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आपको कि आपको जो पीडीएफ है ये आपको मिलते रहेंगे, हर मंथ के लास्ट में भी मिलेंगे और हर मंथ के बीच में मिलेंगे, मिड मंथ में मिल जाएंगे आपको। और आई होप कि आपकी जो 1 से लेकर 15 यानी कि जो नवंबर है इसका आपको टेलीग्राम में मिल जाना चाहिए, और आई होप कि आपको मिल भी गया होगा, है ना। तो रहा बात कि नेक्स्ट कि हम लोग इसके बाद यानी कि जो आपका 15 लास्ट 15 डेज है इसका आपको लास्ट 30 के बाद मिल जाएगा। तो ऐसे हम लोग करते चलेंगे। जो पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो पीडीएफ से पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, क्लास में अगर आप पीडीएफ से सिर्फ पढ़ रहे हैं तो आपको मेरी गारंटी कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि मेरे जो कंटेंट, मेरे जो नोट्स होते हैं बिल्कुल एक पिन पॉइंट की तरह होते हैं, बिल्कुल एक टू द पॉइंट। वो समझने के लिए आपको क्लास तो करने पड़ेंगे एटलीस्ट, ठीक है। और आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया है मॉर्निंग क्लास में, तो हम चाहते हैं सपोर्ट ये बना रहे हमेशा, ठीक है। और भी सपोर्ट मिले हमें, और जो आप सपोर्ट दे रहे हैं इसे आप बस बना कर रखना। आपके लिए और भी अच्छे से और बेहतरीन कंटेंट हम लेके आएंगे डेली बेसिस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल, ठीक है। पहला आर्टिकल, जो पहला आर्टिकल है ये बेसिकली आपका पॉलिटी से है, जीएस पेपर 2 से है। क्या है कॉन्टेक्स्ट ये है कि झारखंड गवर्नमेंट, अभी बोल सकते हैं झारखंड गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में अपने जो वहाँ के जो विधानसभा है वहाँ पर 2 विधेयक को इन्होंने पास किया है, 2 विधेयक को पास किया है। और साथ ही साथ एक इशू ये भी आ रहा है कि इन्होंने पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोला है कि आप जो 9वीं अनुसूची है यानी कि 9th शेड्यूल की हम बात कर रहे हैं, इसमें कुछ बदलाव करने की नीड है। क्या है कॉन्टेक्स्ट, तो पढ़ लेते हैं। झारखंड विधानसभा ने 2 विधेयकों, एक नहीं दो विधेयकों यहाँ पर को मंजूरी दे दी है, लेकिन ये बदलाव संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र द्वारा संशोधन किए जाने के बाद ही लागू होंगे। मतलब ये तभी लागू होगा, मतलब आपको तो कुछ कनेक्शन लग रहा है, कुछ कनेक्शन कि ऐसा क्या हो सकता है। या तो कुछ समवर्ती सूची के बारे में आपने पढ़ा होगा, अनुसूची 7 में आपने केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के बारे में, तो समवर्ती वाले में कुछ ऐसे किस्सा हो सकता है, या फिर कुछ मुद्दा ऐसा हो, कुछ ऐसे कानून इन्होंने बनाने की कोशिश की होगी, जो कानून कह सकते हैं कि आप वो चाहते हो कि इसको आप 9th जो आपके शेड्यूल है यानी कि 9वीं अनुसूची आपको वहाँ डालना पड़ेगा, क्योंकि 9th में डालने वाला जो काम है ना, ये 9th में कुछ बदलाव करना है तो ये पार्लियामेंट ही करेगा। तो ये तो पूरा इशू हो गया कि ये, लेकिन हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि पूरा मुद्दा है क्या, पूरे मुद्दे को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे, ठीक है, ताकि आप थोड़ा बहुत जो अपनी पॉलिटी का जो बेसिक पोर्शंस है इसको भी आप रिलेट कर सके। और एक बात और कि भी हमने हाल ही फिलहाल में हमने अभी ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में बात किया था कि ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था, जिसमें 5 जज के बेंच थे और उसमें 3 और 2 के रेशियो में आपका जजमेंट आया था। इस जजमेंट में ईडब्ल्यूएस कोटा का जो 10% का जो कोटा सिस्टम है इसे अपहेल्ड किया गया था, यानी कि इसे बरकरार रखा गया था। ये भी हम बात किए थे अपने इसे पीआईबी के सेशन में। ऐसा नहीं कि हम बहुत कुछ छोड़ रहे हैं, हर एक चीज़ को लेते हुए चल रहे हैं। कुछ आर्टिकल छोड़ते हैं ना, तो हम ये कोशिश करते हैं इसको थोड़ा एक दिन बाद ही सही कवर तो जरूर करना हमें। तो ये भी हम करते हुए चल, ताकि आपके करेंट अफेयर्स की हम बात कर रहे हैं, आपके पीआईबी की बात कर, आपके सांसद टीवी के कोई भी इशू छूटे ना, एक दिन बाद ही सही हो जाए लेकिन छूटे ना। हम भी फिर से बाद में पीछे चेक करते हैं कुछ आर्टिकल छूट तो नहीं गया, कुछ ऐसे टॉपिक, फिर हम आते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर हम टॉपिक को लाते हैं, है ना। चलिए, पेपर 2, ये जीएस पेपर 2 में आपका कवर होगा। और मुद्दा क्या है, मुद्दा आपका झारखंड के विधेयक के बारे में, रिगार्डिंग किसके, टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक आरक्षण के बारे में, यानी कि ये आपका आरक्षण के बारे में है ना, आरक्षण के बारे में। और किसके बारे में, तो 9वीं अनुसूची के बारे में, आरक्षण और 9वीं अनुसूची, इसके बारे में यह पूरा आर्टिकल है। चलिए बात करते हैं क्या इस आर्टिकल में बात कही गई है। हाल ही में जो झारखंड गवर्नमेंट ने जो आरक्षण का जो कोटा है
ये 77% यानी कि 77% जो है ना इसे कर दिया गया है। इम्प्लीमेंट पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इन्होंने पास कर दिया तो कुछ दिन में हो ही जाएगा। आप पूछ सकते हैं सर ये क्या अलाउ है, क्या इसे जो 77% का जो आरक्षण की जो सीमा है क्या ये ऐसे हो सकता है? तो ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा पहले बैक में जाना पड़ेगा। अब याद कीजिए 1992 का इंदिरा साहनी केस याद कीजिए, जिस टाइम में इंदिरा साहनी केस के टाइम में जब ये जजमेंट निकल के आता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है इंदिरा साहनी केस जजमेंट, यानी कि इस जजमेंट में जो हम इसकी बात कर रहे हैं, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो एक निश्चित जो सीमा होनी चाहिए, एक फिक्स जो सीमा होनी चाहिए, वो आपका होना चाहिए 50%। आरक्षण अगर आप दे रहे किसी को, किसी भी कास्ट किसी कैटेगरी को, आपकी मैक्सिमम जो आपकी लिमिट है, सीमा है, वो आपका 50% होना चाहिए। 50% तो बोल दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या ये बात माना जा रहा है? क्या ये पूरा एब्सोल्यूट है कि मतलब ये होना ही चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा? तो अगर आप ये अगर सोच रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी आया होगा कि सर ये तो सरकार ने खुद इसका उल्लंघन कर दिया ना ईडब्ल्यूएस ला के, क्योंकि हम ये जानते हैं कि यहाँ तक में कि SC ST OBC को हम लोग जानते हैं 15% SC को, ठीक है, 7.5% आपके ST को और 27% आपके OBC को, कुल मिला के 49.5% आपका आरक्षण हो रहा है। लेकिन ये जो आरक्षण है, ये जो आपका रिजर्वेशन है, ये 50% से कम है तो ये चल रहा है, लेकिन 10% तो एक्स्ट्रा आ गया ना, 10% आपका जुड़ गया ईडब्ल्यूएस का, तो 59.5% हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को लेकर अपहेल्ड किया कि यार ये सही है, आप इसको मत जोड़ो यहाँ से। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 49.5% ही आरक्षण है, लेकिन ये क्योंकि आरक्षण जो दिया गया है ये आपका किसी कास्ट किसी मतलब कैटेगरी के बेसिस पे दिया नहीं गया, ये आपका ये आपका जो आर्थिक स्थिति है, जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, इसको देखते हुए दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अल्टीमेटली तो हम कह सकते हैं कि आरक्षण का जो एक लिमिट है, सीमा है, ये क्रॉस कर चुका है। इंदिरा साहनी केस की जो जजमेंट है उसकी धज्जियां उड़ चुकी है, और धज्जियां उड़ाने के लिए तमिलनाडु जो सरकार है उन्होंने भी ये किया, ठीक है, अपने ही स्टेट में उन्होंने एक कानून लेके आया। 19 उसका भी इसी टाइम है, 1990 के आसपास में का टाइम है। तो जब वो लेके आए तो वो अपना एजुकेशन के लेके आए, और उन्होंने भी क्या किया कि उस एक्ट को, उस अधिनियम को, वो बोला कि भैया आप केंद्र सरकार को कि आप इस चीज़ को रख दो 9th शेड्यूल में, यानी कि 9वीं अनुसूची में रख भी दिया गया। अब आप सोच रहे हो कि सर ये 9th में क्यों रख रहे हैं, और 9th जब भी कोई आरक्षण की मुद्दा आता है तो 9th क्यों सामने आता है, या कोई भी और भी इशू रहा, यदि आरक्षण की बात हो, चाहे लैंड रिफॉर्म्स की बात हो, ठीक है, भूमि सुधार की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, कृषि की बात हो, तो इसमें हम लोग ये मानते हैं कि आपका 9वीं अनुसूची आने वाला है। फार्म बिल्स, अगर आप सुने हो फार्म बिल्स के बारे में, तो ये अगर आपको मालूम ना हो, आपने सुना हो कि 3 बिल इसमें आया था, 3 बिल आया था, लेकिन 3 बिल को रखा कहाँ गया था? 3 बिल को रख दिया गया पहले से, सरकार को मालूम था कि ये जबरदस्त प्रोटेस्ट चलने वाले हैं, पहले ही रख दो इसको और 9वीं अनुसूची में, 9th शेड्यूल में। और 9th शेड्यूल रखने के लिए वहाँ पर जब रखा जाता है तो इसमें एक थोड़ा सा कुछ हमें रियायत मिलती है, किस चीज़ की? सरकार को मिलता है, हमें नहीं, कि आप इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। यानी कि आप जो कानून को वहाँ पर रखे, जो अधिनियम जो बना के उस कानून को वहाँ रख दिए, उस कानून को आप चैलेंज नहीं करेंगे कोर्ट में। तो इसमें साफ साफ बोला गया कि न्यायिक जो समीक्षा है, 9वीं अनुसूची में बोला गया न्यायिक जो समीक्षा है वो आप इसमें कर नहीं सकते जब कोई कानून जब 9वीं अनुसूची में हो। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि 284 जो नंबर यहाँ लिखे ना, वो 284 नंबर ही है अभी तक, शुरुआत से लेकर अभी तक में जो भी कानून रखे गए हैं 9वीं अनुसूची में, ये अभी तक 284 जो कानून है वो रखे गए, अभी करेंट का डेटा है अभी तक। शुरुआत में जब ये बनाए गए थे ना तो उसमें 13 बस ओनली 13 कानून ऐसे रखे हुए थे। अब बना कब था, ये आया कब था? तो ये आया था आपका 1951, यानी कि पहला जो था ना, पहला संविधान का संशोधन, CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम, फर्स्ट में। तो ये जब फर्स्ट में आया था, तो फर्स्ट में जब आया था यानी 1951 में जब आया था, तो इस टाइम 13 ही आपके कानून थे। लेकिन आज के टाइम में 70-75 साल के बाद में आज हमारे पास में 284 जो कानून है वो यहाँ पर है। मतलब ये दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं आप यहाँ पर 9वीं में जो कानून को रखना, ये दिखा रहा है कि आप जुडिशरी के दायरे से इसको बाहर रखना चाह रहे हैं। आप चाहते हो, पार्लियामेंट चाहती है, सरकार चाहती है कि ये जो कानून है जुडिशरी के दायरे से ये बाहर रहे। ठीक है, अब एक सवाल निकल के ये भी आ रहा है
कि 9वीं अनुसूची हम लोग देखें यहाँ पर, ठीक है। यानी कि आप इस 9वीं अनुसूची के बारे में कह सकते हैं कि आप इस चीज को अदालतों में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, यानी कि आप इसको अदालत में चुनौती चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा हम और बात कर लेते हैं इस अनुसूची के बारे में कि 9वीं अनुसूची जो है ना, ये बेसिकली क्या बात करता है। 9th ये बात करता है कि आप जो है, आप न्यायिक जो जांच है, जो न्यायिक जो समीक्षा है, वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसे लाने के लिए जो टाइम था आपका फर्स्ट CAA 1951, ये टाइम जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे नीरज ने कहा था सर पहले वाला सही था, ठीक है। तो हमने वो कमेंट देखा भी, ठीक है। मेरा अचानक क्या हुआ कि हमने उस टाइम मोबाइल खोला, ये बात है परसों की, है ना। तो ध्यान गया मेरा, और ध्यान जब गया तो फिर हमें लगा कि नहीं वो सही था। लेकिन कभी कभी जैसे होता है ना कि हमें लगता है कि थोड़ा बदलाव, लेकिन हमें लगता है थोड़ा बदलाव ना ही रहे ना, वो सही है। इसमें एक फ़ायदा भी है, इसका अपना एक फ़ायदा है, उसका अपना एक फ़ायदा है। लेकिन हमें लगता है कि जो जनता कहती है ना, वही बात हमें लगता है सही होना चाहिए। जनता कहती है कि ये सही है, और क्योंकि इसमें मेहनत भी लगता है, और आप इसमें टू द पॉइंट चीज़ों को, आप ऐसा नहीं कि इसमें टाइम तो बच भी जाता है, क्योंकि हमें वो चीज़ इतना लिखना वो टाइम अलग, फिर समझाना वो अलग। तो इसमें एक टाइम क्या होता है, आप समझा ही देते हैं, है ना, जो लिखा होता है, एक ये फ़ायदा होता है। चलिए कोई नहीं। तो जब ये बनाया गया ना, तो इसी के साथ में कुछ आर्टिकल्स को ऐड भी किया गया। चंपाकम दुराराजन केस, अगर आपको मालूम होगा, इसी केस के बाद में, वो भी आपका जो केस था 1951 में आया था, ठीक है। और उसी की केस के बाद में आपका पहला संविधान का संशोधन होता है। पहला संविधान के संशोधन में जो कि कुछ बातें और भी कही गई थी, जैसे कि आपके अनुच्छेद 31A और B इस समय बनाया गया था। इसे 31C भी है, इसे बाद में ऐड किया गया 71 के आसपास में, ठीक है। तो लेकिन 31A B बनाया गया। अब 31A B तो पहले ही बन गया 1951 में, पहले संशोधन में। 31A और B है क्या, तो इसके बारे में एक छोटा सा एक सेशन लिए थे, 25-30 मिनट का, 30 मिनट होगा, आधे घंटे का। आप सर्च करना कि एग्जामपुर में ही है, संजीव सर लिखना, आर्टिकल 31A और B, मिल जाएगा। अभी भी करके देख सकते हैं, उससे आप देख लेना। क्योंकि 31A B आप अगर पढ़े होंगे पहले से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपको बेसिक अच्छे से हो जाएगा। इसके ऊपर आपको नहीं जाना पड़ेगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। दो ही आर्टिकल 31A और B हैं, उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि आप उसको देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो अगर आपको रियली इन्जॉय करना है उस आर्टिकल को देख कर, तो आप कर सकते हैं, और उसके नोट्स बना लेना। और यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रहे 31B और A, क्योंकि ये मुद्दा कुछ और है, टॉपिक कुछ और है, इसलिए इसको नहीं किए। अब यहाँ पर 3 केस यहाँ पर हैं, केशवानंद भारती केस और वामन राव बनाम जो भारत संघ केस है, प्लस आपका जो IR कोलेहो है ना, कोलेहो, ये जो आपका जो तमिलनाडु केस है, ये भी आपका एक केस है। अब ये क्या कह रहा है, ये हम क्यों लिखे हैं, जो न्यायिक समीक्षा की हम जो बात कर रहे हैं, ये क्या शुरुआत में था, नहीं था शुरुआत में। न्यायिक समीक्षा का देखिए, अगर हम बोले कि न्यायिक समीक्षा का एक ऑल्टरनेट एक मीनिंग क्या निकल सकता है, एक ऑल्टरनेट मीनिंग ये निकल सकता है कि सरकार अगर जुडिशरी के ऊपर जो चेक एंड बैलेंस की हम बात करते हैं, चेक एंड बैलेंस रखे, तो ये आप कह सकते हैं कि सरकार जो है ना जुडिशरी को, मतलब ऐसा नहीं कि आर्बिट्री तरीके से, रैंडम तरीके से वो अपना कुछ भी कर सकती है। तो इसके लिए सेपरेशन भी है, लेकिन सेपरेशन है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कंप्लीट सेपरेशन है। कंप्लीट सेपरेशन ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं, कोई भी जो पिलर है, 3 पिलर की हम बात करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, आपके जुडिशरी के, कोई पिलर आपका अगर वीक होता है, कोई पिलर अगर आपका कहीं ना कहीं करप्ट होता है, कोई पिलर कहीं कहीं आपका बोल सकते हैं कि जो संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर बाकी जो बॉडी है वो एक्शन लेती है। CJI की बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, तो अगर वो मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, 2 ही वर्ड होते हैं जिसके कारण उसे हटा सकते हैं। तो मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी का जब उसको हटाते हैं तो पार्लियामेंट ही तो इनिशिएट करती है ना। तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि यार ये तो पार्लियामेंट अलग है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 हमारे पास में है, ठीक है, तो ये कैसे हो गया, ये भी है, ठीक है। तो पावर का जो मिसयूज है वो हमें नहीं, वो चाहे तीनों पिलर में किसी को नहीं करना चाहिए। तो चेक्स एंड बैलेंसेस के प्रोविजंस तो है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जब यहाँ हम बात करते हैं न्यायिक जांच के लिए या फिर न्यायिक जो समीक्षा के लिए, तो एक पॉइंट यहाँ से निकल के आता है, और ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि न्यायिक समीक्षा जो है ना, शुरुआत में इसका जो दायरा था वो बहुत कम था, बहुत कम दायरे में, एक सिकड़ा हुआ चीज़ था। यानी कि कुछ ही चीज़ों में न्यायिक समीक्षा की डिमांड की जा रही थी, यानी जुडिशल रिव्यू की बात कर रहे हैं।
जुडिशल रिव्यू कुछ ही चीज़ों में था, लेकिन इसे बाद में इसे बढ़ाया गया। और जैसे जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट केसेस आते रहते हैं, तो केशव भारती केस फीस वो टाइम था जिस टाइम में जो जुडिशल रिव्यू है ये खुल के बोला गया कि ये इसमें है। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन की हम जब बात करते हैं तो उसमें बोला गया कि आप इसको टच नहीं करना, बाकी आप हर एक चीज़ को आप बदलो, चेंज कर दो, कुछ भी करो, कर सकते हो। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन है, यानी कि मूल ढांचा जो हम बोलते हैं संविधान का मूल ढांचा, इसे आप बदल नहीं सकते हैं। ये क्या हो गया कि आप ये कहीं ना कहीं आप इसे बदलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या कोई ये जो है ये न्यायिक समीक्षा करेगी, और जब ये करेगी तो कहीं ना कहीं फिर वो कानून अगर सही रहा तो ठीक है, नहीं सही रहा तो फिर आप कानून को कैंसिल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एनजेएसी यानी कि नेशनल जुडिशल कमीशन जो आपका अथॉरिटी है, तो ये जो आपका एनजेएसी बनाया गया था, अपॉइंटमेंट कमीशन, तो एनजेएसी के बारे में आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, और ये कहा गया ये तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन संविधान की मूल ढांचे के अगेंस्ट में, कोई बात नहीं। लेकिन जब ये सेकंड जब केस आता है वामन राव बनाम भारत संघ, अब एक चीज थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहते हैं, केशव भारती केस में राइट टू जो प्रॉपर्टी है आपको मालूम होना चाहिए, कैसे तो उसको 1978 में उसको 44th अमेंडमेंट उसको हटाया गया राइट टू प्रॉपर्टी को, और उसको बनाया गया लीगल राइट, है ना, एक लीगल राइट। लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी है, अब क्योंकि जब लीगल राइट बन चुका था तो यहाँ पर जितने भी लोग थे अब उनको लगा कि यार लीगल राइट ये बन चुका है, अब यहाँ पर जो पहले जिनकी ज़मीन छीन ली गई थी सरकार की साइड से, तो वो लोग भी क्लेम करना स्टार्ट कर दिए। कब? 1978 के बाद में, जो 44वां जब हुआ उसके बाद। तो जब ये स्टार्ट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट फिर से टेंशन में आ गई। तो 1981 में आते आते सरकार जुडिशरी ने यहाँ पे ये किया कि ये बोल दिया कि 1973 एक डेट हम डिसाइड करते हैं, और इस डेट से पहले सरकार ने जिसकी ज़मीन छीनी है या ली है, जिस तरीके से ली है, ठीक है, उसकी जांच नहीं होगी, उसकी वो वैलिड है, वो मान्य होगा, वो वैध करार दिया गया। लेकिन इसके बाद में 1973 के बाद में, यानी केशव भारती केस के बाद में, जितने भी ज़मीन सरकार ने ली है, ये आपके अगर गलत तरीके से, अब जो भी जुडिशल रिव्यू आपको करना है, ठीक है, तो वो आपके जुडिशल रिव्यू में आएगा, ठीक है, सही है गलत है, अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं कि मतलब गलत तरीके से हुआ, अच्छे से हुआ तो उसका कोई नहीं, अच्छे से हुआ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, गलत तरीके से हुआ तो यहाँ पर वामन राव केस के में थोड़ा सा बोल सकते हैं जो न्यायिक समीक्षा है इसका दायरा थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा बढ़ता है। लेकिन यहाँ तक आते आते साफ साफ ये बोल दिया गया कि जो 9th शेड्यूल है, जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची में भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, क्योंकि अभी तक में चाहे केशव भारती केस की बात करें, वामन राव केस की बात करें, इसके पहले जितने भी केस आए थे खासकर न्यायिक समीक्षा के बारे में, अभी तक कोई बात नहीं बोला गया कि 9वीं अनुसूची में नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन इसमें साफ साफ IR कोल्हो केस में, बनाम तमिलनाडु केस में 2007 में साफ साफ बोल दिया गया कि 9वीं अनुसूची में भी ये हो सकता है, आपकी न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक पॉइंट निकल के आता है, लेकिन इस पॉइंट में जाने से पहले हम चाहते एक क्वेश्चन आपको दिखाए, जो क्वेश्चन आपसे UPSC पूछ चुकी है। फिर हम आते यहाँ पर एक क्वेश्चन ही देखिए, ठीक है। भारत के सांसद भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची में एक भारत के संविधान की MP की हम बात करें, ठीक है, MP जो है ना भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में एक विशेष कानून रख सकती है। हाँ, रख सकती है, ठीक है, आप थोड़ा ट्राई करेंगे तो। 2018 का ये क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, आपसे नहीं बन रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, मतलब आसान की कैटेगरी में रखें ना इसको तो ये बुरा नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड में देखिए क्या लिखा हुआ, 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून की वैधता को किसी भी अदालत द्वारा जांच नहीं की जा सकती है, और न ही उस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। क्या ये सही है? ये जो है ना, क्या ये सही है? तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, आप देख पा रहे होंगे कि सेकंड ऑप्शन जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 2007 जो है ना, 2007 जो है ना, IR कोल्हो केस जो केस था 2007 में, इन्होंने साफ कर दिया कि 9वीं अनुसूची की रिगार्डिंग भी जुडिशल रिव्यू हो सकता है, जांच हो सकती है ना। 9वीं अनुसूची ये कहता है कि कोई कानून जांच, ये कानून जो जुडिशरी है उसके दायरे से बाहर रखता है कानून को। लेकिन IR कोल्हो केस में साफ साफ ये बोल दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अगर जब होते हैं ना तो उसकी भी कुछ वैधता होती है,
तभी तो क्वेश्चन पूछा गया। और साफ साफ जब इसका आंसर किया ना तो इसका आंसर की में ए आंसर था। और क्योंकि हमें ये लगा कि ऐसा तो कोई कानून बना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा है, ठीक है, लेकिन जजमेंट को हम लोग इग्नोर कर रहे थे। ये हम नहीं, ऐसे बहुत लोग कर रहे थे, ठीक है, जो भी एस्पायरेंट यूपी से एस्पायरेंट थे 2018 में, हम भी थे वैसे, तो सब लोग इग्नोर कर रहे थे, हमने भी इग्नोर किया। लेकिन हमें लगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से विशाखा गाइडलाइन हो गया। विशाखा गाइडलाइंस में आपको मालूम है कि यहाँ पर जो महिलाओं के लिए जो वर्क प्लेस है वहाँ पर उनकी जो सेक्सुअल हरासमेंट की एक्टिविटी होती है उसके रिगार्डिंग है। ये भी आपका अगर या फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, लिखित फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर एक स्टेटमेंट ये आता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये इंडिया में है या नहीं है बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वो यस है, होगा, ठीक है। तो वन आंसर इसका सही है। अब आते पीछे, लास्ट में एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि आरक्षण जो है ना, आरक्षण बारे में ये कहते हैं कि आरक्षण ये इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल ये इम्पॉर्टेंट है, ये इंडीड बोल सकते हैं कि ये नीड है, आवश्यक है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आरक्षण में कोई समीक्षा, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, ये गलत बात है, इसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसके बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। और अगला आर्टिकल जो है ये आपका बाली सम्मेलन या फिर बाली समिट के बारे में, G20 समिट जो कि अभी हाल ही फिलहाल चल ही रहा है और स्टार्ट आपका हो चुका है 2 दिन पहले। तो जब ये बाली समिट हो रहा, पहली वाली एक क्लिप आ चुकी है, PIB एक यूट्यूब का चैनल भी है PIB करके, जो PIB हम क्लास लेते हैं। तो उसमें देखिए एक बहुत एक बेहतरीन आपको छोटा सा ये 2 मिनट का क्लिप मिलेगा, आपको वीडियोज़ मिलेगा। 2 मिनट में आपको दिखाया जाए कि इसमें जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, बाकी देश के जो रिप्रेजेंटेटिव है, चाइना के प्रेसिडेंट है, वो किस तरह से एक फॉर्मल शर्ट और फुल पैंट जो था एक आम आदमी की तरह उस गेटअप में वो लोग एंटर कर रहे हैं। इंडोनेशिया के जो ये PM है वो सबका ये कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। ये आपको देखने मिलेगा, आप प्लीज़ उसको देखिएगा, ठीक है, मजा आएगा आपको। उसके बाद आप ये क्लास से लिंक कर सकते हैं थोड़ा बहुत। क्या है कहानी, आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझते हैं। G20 का जो सम्मेलन है ये अभी आपको मालूम होना चाहिए कि अभी इंडोनेशिया में हो रहा है ना। ये आपका अभी इंडोनेशिया में हो रहा है। आप बोले सर इंडोनेशिया में हो रहा है, इसका क्या एक मतलब कुछ इसका अलग रीजन है क्या? ये अलग रीजन है। अगर आपने ये वर्ड सुना होगा ट्रोइका के बारे में, तो ट्रोइका जो है ना, अगर हम एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि ट्रोइका किससे संबंध रखता है, ट्रोइका जो वर्ड है किससे संबंध रखता है, एक आसान क्वेश्चन है इसे। तो आप बोलेंगे सर ये तो ट्रोइका वर्ड तो पहली बार सुन रहे, तो सुन लीजिए ट्रोइका का क्या मीनिंग होता है। ट्रोइका मतलब 3। अब ये 3 कौन से देश है? 3 देश यहाँ पर है, वो देश जो कि एक आपके पास्ट में, ठीक है, में रह चुका है, ठीक है, एक वर्तमान यानी कि प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, एक आपका फ्यूचर में होने वाला है। तो इस बार इंडिया जो है ना, अब ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपको एक चीज बता दें कि इंडिया 2023 से, और इसकी जो हैंड ओवर है ना वो इसी साल 2022 के दिसंबर में मिल जाएगा। G20 की जो अध्यक्षता की हम बात कर रहे हैं, ये जो इंडिया को भी मिलने वाला है 1 साल के लिए। और जब भी मिलता है ना तो वो कंट्री के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंट्री G20 की जो समिट है वो अपनी कंट्री पर ये ऑर्गेनाइज करवाए। तो इंडिया ने प्लानिंग कर रखा है कि इंडिया जब G20 करवाएगा ना, अभी जब मिलेगा दिसंबर मिल जाएगा, हमें बहुत खुशी हो रही है, पता किस चीज़ के, कि इंडिया जो है ना G20 समिट कश्मीर में करवाना चाह रहा है। ये बात मजाक नहीं, ये बात सच में कि G20 समिट ये इंडिया कश्मीर में करवाएगा। और वो कश्मीर जहाँ पर चाइना को भी आना पड़ेगा, और वो कश्मीर जहाँ चाइना कश्मीर का इशू पाकिस्तान को मदद करने के लिए UN में उठाता है, वही कश्मीर पर उस चाइना को भी आना पड़ेगा। लेकिन चाइना अभी स्टेटमेंट ये भी निकल के आ रहा है कि कश्मीर में होगा तो ये हम नहीं आएंगे, ठीक है, ये G20 के जो रूल्स है, जो इसके नॉर्म्स है, इसके अगेंस्ट में होगा, ऐसे कुछ बातें निकल के आ रही है। लेकिन कोई नहीं, जो भी है अब तो इंडिया ही है ना G20 में 1 साल के लिए। लेकिन होना चाहिए, है ना, फुल सपोर्ट है, और इस बात की आपको खुशी भी होनी चाहिए। तो अभी क्या है ना कि अभी ट्रोइका की हम जब बात करें तो यहाँ 3 कंट्री सामने आते हैं। कौन से 3 कंट्री? तो पहले जो आपके हो चुके हैं, एक आपका जो है ना पहले टर्की, ठीक है, टर्की प्रेजेंट में भी कौन है? इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट। फ्यूचर में कौन होगा? ये आपका इंडिया होगा, भारत होगा, इंडिया होगा, भारत। तो ट्रोइका में 3 कंट्री आएंगे। जैसे ही भारत के पास मिला ये ट्रोइका का जो ना, ट्रोइका का जो 3 जो कंट्री है वो नाम चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो पास्ट जो होगा ना
ये इंडोनेशिया होगा, प्रेजेंट इंडिया होगा, फ्यूचर का अभी तक डिसाइड हुआ नहीं है। जब होगा तो इसको अपडेट कर देंगे कि अब ट्रोइका में कौन आने वाला है, फ्यूचर किसको देने वाला है, G20 के जो लीडर्स है किसको देने वाले अध्यक्षता। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर यह भी निकल के आ रहा है कि एक जस्ट सेकेंड, यस, एक सवाल यहाँ पर यह भी निकल के आ रहा है कि ये जो ट्रोइका होगा, सॉरी ये जो आपका G20 सम्मेलन जो आपका होने वाला है, ठीक है, ये अब जानते थोड़ा सा इसमें क्या चीज़ें होने वाली है। पहली बात तो ये कि GS पेपर 2 IR का ये पार्ट होगा, इंटरनेशनल रिलेशन है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये इसका आपका पार्ट है। दूसरी बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि ये जो है ना, इसमें कुछ पॉइंट, अभी जो समिट जो चल रहा है ना, इस समिट में कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स निकल के आ रही है। कैसे पॉइंट निकल के आ रही है? तो पहली पॉइंट ये यहाँ पर कि पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो विश्व है, अभी जो इस टाइम में जो महामारी जो चली हुई है, ठीक है, अब महामारी किस, हम क्या बोल सकते हैं, महामारी हम बोल सकते हैं कि आपका चाहे कोविड-19 यानी पोस्ट कोविड-19 की हम बात करें, या फिर हम बात करें, एक सेकेंड, तो यस, तो या फिर हम अभी इस टाइम बात करें कि फूड क्राइसिस, जो खाद्य की समस्या है, ठीक है, या फिर पेट्रोल क्राइसिस बोल सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इस टाइम में यूक्रेन रशिया जो रशिया का वॉर चल रहा है, ये जो महामारी, ये इसमें इंक्लूड कर दीजिए। इसकी रिकवरी की हम बात कर रहे हैं, अब इससे हमें उभर के बाहर निकलना है। तो इस G20 सम्मेलन का मेन जो मोटो था, मेन मोटो यही था। और भी बातें की गई, लेकिन पहला जो पॉइंट है वो आपका ये निकल के आता है कि G20 समिट में आपकी जो महामारी है, या फिर बोल सकते हैं कि जो पोस्ट पेंडेमिक की हम बात करें, पोस्ट पेंडेमिक यानी पेंडेमिक यानी कोविड-19 पेंडेमिक हम बात कर रहे हैं, तो इसके बाद किस तरीके से जो सिचुएशंस है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक हमें रेंडमनेस देखने को मिलता है इस चीज़ में कि बहुत सारे सिचुएशंस है, इकोनॉमिक्स कंडीशन, बहुत सारी कंट्री खराब हो चुके हैं, वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे बहुत सारी कंट्री को, ये भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट में वही हम बोले खाद्य और ऊर्जा की सुरक्षा, यानी कि खाद्य यानी फूड क्राइसिस। आपने देखा होगा कि और वीट के रिगार्डिंग जो इंडिया एक्सपोर्ट किया अभी कुछ, अगर हम लास्ट कुछ कपल ऑफ मंथ की हम बात करें, वीट एक्सपोर्ट किया। इवन कि जो ऑयल की जो क्राइसिस देखने को मिल रही है, ऊर्जा यानी कि यहाँ ऑयल की बात कर रहे हैं, तो ऑयल के भी प्राइस आपको मालूम है बढ़े हुए हैं, और अरब कंट्री वाले डिसाइड ये भी कर रहे हैं कि इसकी जो प्रोडक्शन है इसको हम लोग कम करेंगे, और कम जब भी होगा यानी कि इसकी सप्लाई कम होगी, जब सप्लाई कम होगा तो डिमांड इसका बढ़ेगा। डिमांड क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सप्लाई तो आपका कम हो गया ना, तो जो डिमांड आपका था मेंटेन, ठीक है, अब वो सप्लाई उससे कम मिलेगा, जब ये इसका डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेंगे, और तो ये भी चीज़ें सामने निकल के आ रही है, तो इससे भी फाइट करना है। G20 के बारे में पूरा भी पढ़ेंगे, ठीक है, G20 क्या है, क्या चीज़ के बारे में फोकस करता है, इसका मेन मोटो क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज़ का, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन जो अभी इस समिट में कुछ बातें निकल के आई है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, वो हम बात कर रहे हैं। इसके बाद एक यहाँ पर पॉइंट निकल के आता है किस चीज़ का, जो इसका थीम है, G20 समिट जो भी हो रहा है ना, इसका भी थीम ही क्या है कि रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये इंग्लिश से कर लेना, इसका हिंदी मत करना इसका, ठीक है। थीम हमेशा इंग्लिश में करने से सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपके मार्क्स नहीं कटते आपको, आप अगर लिखते तो यहाँ पर यानी कि जो दो कीवर्ड यहाँ आपको दिखाया गया, रिकवर टुगेदर, यानी कि आप जो पोस्ट पेंडेमिक जो महामारी है, इससे रिकवरी यानी कि इससे आप बोल सकते हैं बाहर निकलने का एक जो उपाय है वो आप साथ में रह के आप निकाल सकते हैं, यानी टुगेदर आप कर सकते हैं इस चीज़ को। दूसरी बात में यहाँ पर बोला गया कि रिकवर स्ट्रॉन्गर, और जब रिकवर ये हो जाएंगे हम लोग, जब इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे तो हम लोग और भी मजबूत तरीके से, और भी स्ट्रॉन्ग वे में, स्ट्रॉन्ग तरीके से हम लोग, चाहे इकोनॉमिक की बात करें, चाहे हम सोसाइटी की बात करें, या फिर हम बोल सकते हैं कि फूड क्राइसिस की बात करें, ऑयल की बात करें, और भी स्ट्रॉन्ग तरीके से हम लोग इसको आगे ले चलेंगे। यानी कि एक तो पहली पॉइंट क्या हम बताएं कि रिकवरी होनी है, ठीक है, और साथ में करना रिकवरी, और स्ट्रॉन्गर तरीके से करना है, ठीक है, तो ये इसमें फोकस किया गया। और यहाँ पर कुछ बातें हम कहें तो G20 समिट में कुछ पॉइंट और बोला गया किसके बारे में, तो G20 समिट में कुछ बातें और निकल की, जैसे कि डिजिटल परिवर्तन यानी कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी इस टाइम में दुनिया जो 5G का एक टाइम है, और इस 5G के टाइम में इंडिया ने भी इसको लॉन्च किया है 5G को, और नाविक हम कह सकते हैं, नाविक अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग बात किए थे इंडिया का अपना एक नेविगेशन सैटेलाइट होने वाला है। ये सैटेलाइट पहले ही लॉन्च हो चुका है 2013 में, 18 पूरा हो चुका था, जो कि हम बात पहले भी कर चुके हैं। तो अभी तक ये आपका बोल सकते हैं कि ऑपरेशन नहीं हुआ है अच्छे से, है ना, मतलब अभी ये स्टार्ट फुल फ्लेज से नहीं हुआ है, कुछ कमी भी हम बात किए थे कि बहुत 8 ही सैटेलाइट हैं
जैसे जीपीएस की बात करें तो जीपीएस में आपका 24 सैटेलाइट है। ग्लोनास है जो कि आपका रसिया का है, बीदू है, बीदू जो कि चाइना का है आपका, फिर गैलीलियो है जो कि यूरोप का है, यूरोपियन यूनियन का है। तो इस तरीके से आपका जो डिजिटल जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी हमें लेके आना पड़ेगा, चाहे वो आपका टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, चाहे आपका 5G से हो, चाहे सैटेलाइट से हो, चाहे मिसाइल से हो, हर तरीके से। तो हमें इसकी पे नीड होगी। दूसरी बात यहाँ बोला गया कि जियो पॉलिटिकल टेंशन, जो इस टाइम में जियो पॉलिटिकल टेंशन जो अभी आप देख रहे हैं, या फिर आप रसिया यूक्रेन की बात करें, या फिर आप देखते हो कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट चलता है, ठीक है, इवन वो भी, ठीक है, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। और अभी कुछ दिन पहले हमने ये भी बात किया था कि एक था आपका ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के बारे में, जिसमें रसिया यूक्रेन और टर्की, ठीक है, ये 3 कंट्री और यूएन के साथ में ये सामने एक एग्रीमेंट करते हैं, और ये कहा जाता है कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन का जो एक्सपोर्ट है पूरा ये ठप पड़ा हुआ था, तो इसको कंटिन्यू करने के लिए इसे स्टार्ट किया जाता है। और फिर थोड़ा बहुत इशू होता है, ठीक है। फिर हम लोग ये भी बात की नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में, जो 1-2 के बारे में, और 1 के बारे में जब बात करें तो जर्मनी जो है इसके रिगार्डिंग अपने आप को पूरा पीछे कर लिया है, इनकी कट ऑफ कर दिया है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2 पूरा बन के तैयार था, लेकिन आपने देखा होगा कि ये ऑपरेशन में नहीं आया, ये स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो ये भी हम बात कर चुके थे। तो ये भू राजनीतिक जो तनाव है इसे भी कम करने के ऊपर फोकस किया जाएगा। आप पूछेंगे सर ये तो G20 जो समिट है, G20 का मेन जो मोटो है वो तो ये है कि वो इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिकली चीज़ों को डील करता है, यानी जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है G20 कंट्री में उसको डील करता है। यस बिल्कुल, लेकिन थोड़ा अभी आपको लग नहीं रहा है कि जो पॉइंट्स बातें की जा रही है ये आपका इकोनॉमिक्स से हट के, यानी कि G20 समिट ओनली आप बोल सकते हैं एक आर्थिक रूप से ना देखें, इसको पॉलिटिकली देखें, राजनीतिक रूप से भी देखें, इसको कल्चरली भी देखें, इसको डिजिटली भी देखें, हर तरीके से इसको देखने की अभी ये टाइम है। और वही चीज़ यहाँ पर इस चीज़ में भी हाईलाइट की जा रही है। दूसरी बात यहाँ पर कि एक यहाँ वर्ड और बोला गया क्या कि यहाँ तो हर एक कंट्री की पार्टनरशिप चाहिए, खास G20 की हम बात कर रहे तो वो भी किसमें, तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि यहाँ पर देखिए वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश के लिए स्वास्थ्य भागीदारी। जब भी हम बात करते हैं निवेश के लिए, जब भी हम बात करते हैं बुनियादी ढांचे के लिए यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो हमें चाहिए क्या, इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट चाहिए। और उसमें भी कैसा, तो एक हेल्दी इन्वेस्टर, यानी कि आप ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्ट किया। एक तो होता है कि FDI, एक होता है FPI। क्या मतलब हुआ, जब आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि आप इसमें इतनी आसानी से पैसे को वापस नहीं ले जा सकते हैं, यानी कि आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपको इसमें जो मालिकाना हक इसमें आपको मिल जाता है। लेकिन जो सेकंड है, जो हम सेकंड की बात करें, यानी कि जो FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो आपका इन्वेस्टर, ये ऐसे होते हैं कि अगर आप कहीं वो इन्वेस्ट करते हैं दूसरे कंट्री में जाकर, तो अपना जो इन्वेस्टर है यानी अपनी जो निवेश जो हमने वो उन्होंने जो किया है वो वापस ले जा सकते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे चाहिए जो कि हेल्दी हो, स्वास्थ्य मतलब वो नहीं कि वो फिट फाइन वाला, हेल्दी मतलब कि अपना निवेशक जो निवेश किया है उसे यहाँ पर ऐसा नहीं मन मर्जी आया उठा कर निकल लिया, यहीं पर रखे और सोच समझ के इन्वेस्ट करें। इसके बाद कुछ हम पॉइंट हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहला जो बेसिक चीज़ें हैं यहाँ निकल जाइए G20 के बारे में। G20 की जो समिट है आपको मालूम होना चाहिए 1999, यहाँ से चीज़ें ये स्टार्ट होता है, ठीक है। अब जैसे ट्रोइका लिखा हुआ, ट्रोइका वही जो हम पहले समझा चुके हैं, है ना। तो ट्रोइका हमको यहाँ समझाना चाहिए था, लेकिन हम पहले समझाते, कोई दिक्कत नहीं। अब इस ट्रोइका इस G20 में 20 कंट्री है, तो 20 कंट्री नहीं 20 कंट्री से ज़्यादा ही है, लेकिन 20 लिखते क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक यूरोपियन संघ भी है, और यूरोपियन कंट्री में 27 कंट्री है, 27 कंट्री है। तो 27 कंट्री इसमें है और बाकी 19 कंट्री है। आप बोले सर ये याद करना चाहिए G20, नहीं याद करना सही रहेगा। बस आप इतना याद रखिए कि इसमें जो हमारा जो नेबरिंग कंट्री है या जो इंपॉर्टेंट जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे USA हो गया, क्या वो लोग इसमें शामिल हैं, बस चाइना शामिल है, पाकिस्तान नहीं है, बस आपको इतना ही कुछ रखना है, इंडिया तो है ही है। तो इसके बारे में कुछ डेटा है जो कि आपको एटलीस्ट मालूम होना चाहिए। हम ऊपर जाने से पहले यहाँ नीचे पहले बात करेंगे G20 के बारे में कि G20 जो ना, G20 एक ऐसा एक इकोनॉमिकल एक ग्रुप है, इकोनॉमिकल एक संस्था बोल सकते हैं, जो कि पूरे हम GDP की बात करें तो G20 ग्रुप में जितने कंट्री है इसकी पूरे GDP की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के 85% है। यानी कि ये 20 कंट्री की हम बात करें तो 20 कंट्री नहीं है, मतलब 20 ही मान के चलिए, तो 20 कंट्री 85% GDP जो है पूरे वर्ल्ड का इनके पास में है ना। एक ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी बात यहाँ पे कि वैश्विक व्यापार के लिए, यानी कि पूरा जो ग्लोबल ट्रेड होता है, पूरे विश्व में जो व्यापार होता है, ग्लोबल ट्रेड जो होता है, इसका 75% जो ट्रेड होता है ना, ये यही लोग करते हैं 75%।
इसके बाद बोला गया है विश्व की जनसंख्या का 66% जो है ना, यानी कि पूरा विश्व में जितनी पॉपुलेशन है, अभी तो अपनी पॉपुलेशन के बारे में सुना भी होगा, 8 बिलियन पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन हो चुका है। 2 दिन पहले की हम बात, 2-3 दिन पहले की बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन ये आपका हो चुका है और 8 मिलियन। लेकिन हम वर्ल्ड की बात करें, एक परसेंटेज निकाल के कि G20 में कितने परसेंटेज यहाँ पॉपुलेशन है, तो उस 8 मिलियन का आप मानिए 66%, तो अप्रोक्स कितना निकल जाएगा। तो ये तो आप मान के चलिए इसमें कि 5-5.5 के आसपास में तो यहाँ के लोग हो गए, ठीक है। इसमें इंडिया चाइना तो अलग से वो संभाले हुए हैं। अभी रिसेंटली ये भी देखा गया कि 143 बिलियन जो है ना, ये आपका पॉपुलेशन चाइना का है और 142 आपका इंडिया पहुंच चुका है। 1 यानी कि 1 जो बिलियन है उतना ही कम है। हमें लगता है कि 24 से पहले हम लोग ये अचीव कर लेंगे। अब यहाँ पर 3 पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, जो G20 समिट, G20 जो ग्रुप है, इसके बारे में कुछ पॉइंट है। क्या पॉइंट है? सबसे पहली बात यह है कि ये एक समतावादी एक संगठन है, इगैलिटेरियन सोसाइटी है। इगैलिटेरियन सोसाइटी यानी कि हम ये कहते हैं कि ये इनके पास बहुत सारे अच्छे पैसे, धन धान्य संपन्न देश है, हाँ कह सकते हैं। क्योंकि ये जो ग्रुप बनाया गया था ना, बेसिकली इकोनॉमी को देखते हुए बनाया गया था। इसकी इकोनॉमी सही है और अब इसमें इंडिया का जो प्लानिंग होगा, तो चलिए हम जैसे इंडिया बनेगा, मीटिंग होगी तो हम बात करेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा गेस करना चाहते हैं कि इंडिया इसमें ये भी कर सकता है कि जब इंडिया के पास में जो अध्यक्षता वो जब आएगा, तो वो बेसिकली फोकस करेगा कि जो आतंकवाद का जो इशू है, जो आतंकवाद का जो मुद्दा है, इसको लेकर वो हाईलाइट करने वाला है, जैसा हमें लग रहा है, ठीक है। प्लस इसमें और भी कंट्री को शामिल करने की बात की जाएगी, तो ये भी हो सकता है ना, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि हमें वो कंट्री के छोड़ दे जो कंट्री, और कहीं ना कहीं ये भी फोकस होगा कि यूएन की जो इम्पोर्टेंस हम जो बात करते हैं, जो संघ की बात कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम भी होती जा रही है। WHO का जो रिस्पॉन्स आया खासकर पैंडेमिक के टाइम में, उसको देखते हुए, या फिर यूएन की जो अभी इस टाइम में जो रिफॉर्म्स की नीड है उसको देखते हुए, ये एक ऐसा बॉडी बन सकता है जो कि कहीं के वर्ल्ड में, इसमें चाइना भी है, इसमें फ्रांस भी है, यूके भी है, तो ये कह सकते हैं कि इसमें पावरफुल कंट्री भी है और इकोनॉमिक मामले में 85% इकोनॉमी GDP, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, यानी कि बोल सकते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। मेन अगर उद्देश्य की बात करें तो ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय स्थिरता लाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। मेन इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो यही होता है। सतत विकास की दिशा में बोल सकते हैं कि ये आपका इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जब बात करते हैं तो ये G20 की जो कंट्री है, ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ पॉइंट। ये रहा एक मैप, और इस मैप के जरिए आप थोड़ा सा मैप में लुक एक लगा सकते हैं कि कौन कौन सी जो कंट्री है, इसकी जो लोकेशन नहीं, एक मैप में बस देख लीजिए कौन सी कंट्री कहाँ। 85% ग्लोबल आपका ये हम बोल चुके हैं। ये आपका टर्की भी इसमें हो गया, ठीक है, इंडोनेशिया हो गया, इंडिया हो गया। अभी इंडोनेशिया के पास में प्रेसिडेंसी है, ठीक है। और इसके पहले सॉरी हम क्या लिखे थे उसे पीछे, शायद टर्की ना, इटली था, इटली, सॉरी वो इटली था, ठीक है, वो इटली था। शायद हम पीछे गलत कुछ लिखे ना, कहाँ गया, टर्की लिखी थी ना, वो इटली था, ठीक है। इसको इटली कर लीजिएगा, इसको इटली कर लीजिए, ठीक है, जो कि इससे पहले था इटली का। ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि जब भी आपका पेपर होगा ना तो उस टाइम में इटली हट जाएगा, क्योंकि ट्रॉयका में आपका प्रेजेंट में इंडिया होगा, इसके पहले इंडोनेशिया, और फ्यूचर में जो होगा मालूम चल जाएगा, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो ये हो गया कुछ पॉइंट। इसी में आगे कुछ पॉइंट और हैं, और एक क्वेश्चन देंगे भी आपको, हिंदी में ही क्वेश्चन देंगे मेंस के लिए, आपको लिखने पड़ेंगे मेंस। अब आंसर चेक कैसे होगा, आप एक काम करना, आप कमेंट में ना टू द पॉइंट, हम लिखते हैं टू द पॉइंट, आप बस टू द पॉइंट लिख देना, क्वेश्चन में के डिमांड के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, हम समझ जाएंगे। आपका कंटेंट सही होना चाहिए बस, या फिर आप एक ये काम कर सकते हैं, हाँ आप कमेंट कर देना, बस अभी कमेंट कर देना, ठीक है। वैश्विक आर्थिक विकास और समृद्धि हासिल करना, देखिए इसका जो मेन पर्पस एक ये भी है कि पूरे वैश्विक आर्थिक का विकास, ऐसा नहीं G20 कंट्री है तो ये अपने ही हित के बारे में सोच रहे हैं। G20 कंट्री है, लेकिन ये बाकी जो डेवलपिंग कंट्री, जो विकासशील जो देश है, इसके बारे में सोचते हैं। और इनका ये भी मानना होता है कि पूरे जो वैश्विक आर्थिक जो विकास है, इसके बारे में सोचना, इसके बारे में भी चीज़ों को जो फ्रेम करना, सोचना और स्टेप्स लेना, समृद्धि और को हासिल करना भी, यानी कि जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं या प्रॉस्पेरिटी की जो बात कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग भी बातें की जाती है इसमें।
और ये जो पॉइंट जो हमें बताया टू द पॉइंट, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन इसका गोल है, मेन लक्ष्य है इसका, ये किस दिशा में काम करेगा। तो अपने से ये काम बिल्कुल काम आएगा। जब भी G20 क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए एक हाथ में एक शॉर्टकट में डेफिनेशन होना चाहिए, और ये जो टू द पॉइंट लिखे हैं, पीछे कुछ पॉइंट या आगे कुछ पॉइंट, ये आप डिफाइन कर सकते हैं, या उसका ऑब्जेक्टिव बता दीजिए, ये भी सही रहेगा। तो ये आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। रहा बात इसमें क्या इसके सामने जो चुनौती है वो आ सकती है। हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक जो संस्था है, सबके सामने कुछ ना कुछ समस्या होती है, कुछ चुनौती होती है। और ये जो चुनौती होती है ये आपके मेंस की जब बात करते हैं ना, मेंस, यूपीएससी मेंस, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको एटलीस्ट उसमें देखना पड़ता है कि आपको चैलेंजेस लिखने पड़ते हैं, क्या इसके आगे की राह लिखना पड़ता है, क्या इसके निवारण वो लिखने पड़ते हैं। तो इसके लिए ये आपका जो पॉइंट है वो काम आने वाला है। क्या पॉइंट है वो देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है मुखरता चीन, यानी कि असर्टिवनेस ऑफ चाइना। इसका मतलब हुआ कि चाइना का जो अग्रेसिवनेस है, जो असर्टिवनेस है, चाइना अपने आप को असर्ट कर रहा है, यानी कि वो चाह रहा है कि जो यूएसए जो सुपर पावर जो बनता फिरता है, ठीक है, उसको वो रिप्लेस करना चाहता है। वो अपने असर्टिवनेस को दिखा के, यानी मुखरता को दिखाकर, चाहे वो हम साउथ चाइना सी की हम बात करें, उसकी जो प्रेजेंस है, या उसकी जो रणनीति की हम बात करें, उसकी जो स्ट्रेटजी की बात करें, ये भी आपका जो स्ट्रेटजी है कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि चाइना का जो असर्टिवनेस है वो किस तरीके से। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है वैक्सीन का मुद्दा। देखिए वैक्सीन का मुद्दा ये एक चैलेंज है। कैसे चैलेंज है कि G20 के लिए आपको अगर मालूम होना चाहिए कि इंडिया तो चलिए ठीक है, वैक्सीन मैत्री एक इंडिया जब स्टार्ट किया था, और इस वैक्सीन मैत्री के जरिए इंडिया हर एक वो डेवलपिंग कंट्री है, इवन की अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी, इवन की बांग्लादेश को भी 109 जो एम्बुलेंस के साथ में बिलियंस ऑफ डोजेस जो है ना वैक्सीन प्रोवाइड किए थे, वो भी ग्रांट में यानी फ्री में। तो ये तो हाँ, तो हम लोग यहाँ तो देख देख चुके थे। तो ये रहा कुछ पॉइंट, और यूक्रेन का संघर्ष हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ये कुछ इशू है, चैलेंजेस हैं जो कि हमें देखने पड़ते हैं। आर्थिक चुनौतियाँ, ये भी हम देखते हैं कि ये भी जो डेवलपिंग कंट्री है ये फेस करते हैं। आतंकवाद का इशू, ये भी हम देखते हैं। भारत के लिए ये जो G20 का जो मूवमेंट, ये जो इवेंट होने वाला है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक अवसर है, और ये बनने वाला किस तरीके से यूज कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा हम इस चीज़ को नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आप इसको अटेम्प्ट कर लेना, ये नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। भारत अपनी आर्थिक वृद्धि और सुरक्षा ढांचे के लिए G20 की जो लाभ है उठा सकता है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। इसके बारे में और थोड़ा हमें डिटेल से में और डिस्कस करना है, क्योंकि थोड़ा टाइम की कमी है, और इसीलिए थोड़ा हम लास्ट में कुछ पॉइंट हम आपको दिखा दिए, लेकिन हमें इसका प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन और भी करना है, तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन एक आर्टिकल और था, लेकिन कोई बात नहीं। ये रहा सौदे का बैच, डिस्काउंट जो आपके पास अवेलेबल है वो आपका 75% का भी इस टाइम में I-75, ये जो है ना अप्लाई कोड है 4999, ये आपको प्राइस मिल जाता है, ठीक है। फीचर्स आपके ये सब है। रहा आपके लिए एप्लीकेशन का, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो फीचर्स है जो आपको यहाँ डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, आप इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। अपने कुछ डाउट के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डूपल वाले नंबर पे, और कुछ अपने जो कभी कभी नंबर नहीं लगता है तो इसमें आप व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमारी जो टीम है आपसे कांटेक्ट कर लेगी, ठीक। तो चलिए, आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप जरूर अपना फीडबैक दीजिए सेशन की फिर कमेंट में, और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।